मेरा नाम गौरी चौहान है और मेरा काम लोगों में आशा और उम्मीद की किरण को जगाना है। जब मुझे ऑर्गेनाइज़र की तरफ से मेल आया और उसमें लिखा हुआ था कि आपको करेज, पॉजिटिविटी और इंथुजियाज्म की अपनी कहानी सुनानी है, मैंने बहुत एनालाइज किया, देखा क्या मैं सच में ये तीनों इंग्रेडिएंट्स मेरे अंदर हैं या नहीं। तो पाया हाँ, थोड़े बहुत तो हैं। कोशिश करूंगी कि इन्हीं 3 शब्दों पर स्टिक रह पाऊं और अपनी बात आप तक पहुंचा पाऊं। थोड़ा सा बताना चाहूंगी। सफर की शुरुआत होती है 2013 से। कैसे एरोस्पेस इंजीनियर से ये लाइफस्टाइल इंजीनियर का जो सफर है ये कैसा रहा और क्यों एरोस्पेस इंजीनियर से लाइफस्टाइल इंजीनियर क्यों। हाँ, तो जैसा कि सभी अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, मैं भी आई दिल्ली शहर पढ़ने के लिए। हालांकि मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। मैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पर महज 500 या 1000 लोग ही रहते हैं। और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है, या जिसे प्राइमरी एजुकेशन कह सकते हैं, वो उस सरकारी स्कूल से हुई है जहाँ पर टाट और पट्टी में बैठकर उस जो स्लेट होती है उसमें खड़िया से लिखकर जो हम ओलम और गिनती सीखते हैं, मेरी शुरुआत वहां से हुई है। मैं कोई भूमिका नहीं बना रही ये सब यहां पर शेयर करके। ये सब कुछ शेयर करने का बस मकसद इतना है कि इस टॉक के अंत तक या इस टॉक को इस इवेंट के बाद जो भी सुने उसे थोड़ी सी उम्मीद और आशा की किरण मिल सके। बस इतना सा उद्देश्य लेकर इस मंच पर आई हूं। जब भी कोई टीचर खड़े होकर के मुझसे सवाल पूछता था या क्लास में कोई सवाल पूछा जाता था तो मैं जवाब नहीं दे पाती थी। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे उस सवाल का जवाब नहीं आता, बल्कि इसलिए कि मुझे इंग्लिश में बोलना नहीं आता, मैं कैसे उसका जवाब दूंगी। और वो दर्द बहुत ही अजीब होता है जब आपको किसी सवाल का जवाब पता हो और आप फिर भी डम्ब बनकर के, स्टैचू बनकर के खड़े होते हो और लोग आपको जज कर रहे होते हैं, टीचर्स आपको जज कर रहे होते हैं। किसी बेसिक सी वेलोसिटी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन नहीं आती। कम ऑन, एक गांव की लड़की जब एरोस्पेस इंजीनियरिंग करती है, भले ही प्राइवेट कॉलेज से करती है या फिर भले ही एक शहर में पहुंचती है, तो उनकी कुछ ना कुछ उम्मीदें और इच्छाएं रहती हैं। मैंने बहुत कोशिश करी कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा कि अगर मैं चुप रहूंगी लोग मुझे जज करेंगे, मैं कोने में बैठी रहूंगी, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैंने खुद पे काम करना शुरू किया, मैंने खुद को इंप्रूव किया हर एक एरिया में। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मैं अच्छे मार्क्स लेकर के आई। हालांकि ये मेरे लिए टफ टास्क था, क्योंकि जहां पर लोगों को एक चैप्टर को फिनिश करने में हाफ एन आवर लगता था, वहां पर मुझे एक चैप्टर को फिनिश करने में 1.5 प्लस मोर आवर लगता था। क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ा सा वक्त लगता था खुद को ये रिमाइंड कराने में कि जो त्वरण है वो एक्सेलरेशन है, जो वेग है वो वेलोसिटी है, जो पोटेंशियल है वो विभव है। थोड़ा सा वक्त लगता था, पर somehow I managed all these things। काम किया, मैं जितना जो कुछ कर सकती थी, मैं टॉक सुनती थी, मैं स्पेलिंग्स रटा करती थी, सब कुछ क्या करती थी जितना भी मेरे लिए पॉसिबल था। ठीक है, तो इस जर्नी के दौरान ये मुझे रियलाइज हो रहा था कहीं ना कहीं कि ये जो बीटेक का ये जो सफर है, ये जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, हालांकि सभी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसे एज अ पैशन और एज अ कॉलिंग इंजीनियरिंग कर रहा होता है। समहाउ बाय चांस और बाय द लाइक सोशल प्रेशर यू मे कॉल इट, और कुछ भी कह सकते हैं, हम वहां पहुंच जाया करते हैं।
लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप वहां से क्विट करना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, उस सफर को, उस जर्नी को कंटिन्यू करके खुद को प्रूफ करना चाहते हैं कि हाँ, मैं भी कुछ हूं, मैं डिजर्व करती हूँ, रिस्पेक्ट डिजर्व करती हूँ। बट मैं खुश नहीं थी, उस जर्नी से मैं खुश नहीं थी। मुझे ये लग रहा था क्या यही वो चीज है जिसे तू अपनी जिंदगी के अगले 40 साल या 50 साल तक करना चाहती है? यू नो, अपने अंदर की खुशी ढूंढना इतना आसान नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता है। पैशन एक ऐसा शब्द है जो हम सभी सब सुनते हैं और सब इस पर काम करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत बदनाम भी हुआ है ये पैशन शब्द। तो मैं खुद को एनालाइज कर रही थी और देख रही थी कि ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे खुशी दे सकती है, खुशी के साथ साथ मैं उसे प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकूं, क्योंकि सिर्फ पैशन कहने से काम नहीं चलेगा। पैशन तो कुछ भी हो सकता है, अगर पैशन ही खुशी देता तो करो, कौन रोक रहा है आपको? डांस अगर आपका पैशन है करो, म्यूजिक आपका पैशन है करो, बट उस पैशन को मुझे प्रोफेशन में कन्वर्ट करना था, सो दैट मैं अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा प्राउड फील करा सकूं, जो भी उन्होंने इतने वर्षों तक संघर्ष किया है सिर्फ हमारे लिए, उन्हें कुछ तो उनके पास कुछ तो ये कहने को कि हाँ, हमारी बेटी लायक है, कुछ तो करती है। अब ये जो कीड़ा था मेरे अंदर ट्रेनिंग का, जो पब्लिक स्पीकिंग का, ये जो कोचिंग का, ये जो मंचों के सफर को जीने का, ये मुझे कुरेदता रहता था हर एक क्षण। तो मैंने क्या किया, गूगल पे मैंने सर्च करना शुरू किया, मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल टॉक्स, जितने भी इवेंट्स हुआ करते थे दिल्ली एनसीआर में। तो समहाउ मुझे एक इवेंट के बारे में पता चला, मोटिवेशनल टॉक के नाम से एक इवेंट था, इवेंट्स हाइपर। मैंने उसके लिए रजिस्टर किया और वो मेरी लाइफ का पहला लाइव इवेंट था जहां पर मैंने कुछ स्पीकर्स को स्टेज पर बोलते हुए सुना, और वहां पर मुझे बहुत अच्छा लगा, एक फीलिंग आई कि हाँ, यही वो तो चीज है ना जो मैं करना चाहती हूँ। मैं भी तो इन्हीं की तरह स्टेज पर खड़े होकर के बोलना चाहती हूँ, यही तो मैं करना चाहती हूँ। और उनका भी बैकग्राउंड कहीं ना कहीं मुझसे मैच हो रहा था, उन्होंने भी इंजीनियरिंग कर रखी थी, उन्होंने भी अपने पैशन को फॉलो किया था, और वो अपने पैशन को फॉलो करते करते ही इंजीनियरिंग स्टूडेंट को इंस्पायर कर रहे थे। तो मुझे वहां से एक अलग सी जुनूनियत, एक हिम्मत, एक साहस, एक सब कुछ मिला। मैं बहुत खुश थी। मैंने फिर ये कंटिन्यू किया कि अब मैं अकेले जितना जो कुछ कर सकती हूँ इस फील्ड में मैं वो करूंगी। मैंने फेब, मार्च, अप्रैल तक जितने भी पॉसिबल सेमिनार थे मैंने वो सब अटेंड किए। मैं जिनको यूट्यूब में सुना करती थी, जो बहुत ही बड़े बड़े स्पीकर्स थे, जो मेरी इंस्पिरेशन हुआ करते थे, मुझे उन सभी को लाइव अटेंड करने का मौका मिला। और वहां से एक हिम्मत, एक साहस, एक हौसला और सपनों को पंख लग गए कि अब तो मैं यही कर सकती हूँ, यही वो चीज है जो मुझे जिंदा रखती है। अब दिल्ली एनसीआर में ओपन माइक का एक कल्चर हुआ करता था, बड़ा मतलब सब जगह ओपन माइक्स हुआ करते थे। मैंने उन सारे ओपन माइक्स को अटेंड करना शुरू कर दिया। बस मुझे एक मंच चाहिए था जहां पर मुझे बोलने को मिले। मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है, ये मंच को देख करके एक अलग सी जुनूनियत आ जाती है मेरे अंदर, एक अलग सी एनर्जी आ जाया करती है। तो मैं उन सारे ओपन माइक्स में जाया करती थी और बोला करती थी। अब क्या बोला करती थी, वहां जाकर के मोटिवेशनल टॉक तो नहीं डिलीवर कर सकती उन ओपन माइक्स में, वो पोइट्री और कॉमेडी से रिलेटेड ओपन माइक्स हुआ करते थे। तो मेरे पापा एक सरकारी कर्मचारी होने के साथ साथ एक बड़े अच्छे वक्ता भी हैं। मैंने उनसे जो कुछ भी सीखा है मैंने उसे मंचों पर शेयर करना शुरू कर दिया। दिल्ली एनसीआर के जितने भी ओपन माइक्स थे वहां पर जाना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। इस दिल्ली से बहुत प्यार, स्नेह और सम्मान मिला। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ समस्त प्रेम और स्नेह और सम्मान की। मैं अपनी वर्कशॉप्स को लॉन्च करने ही वाली थी। मैं 2019 में एंटर कर चुकी थी। जनवरी 2019 में मैं अपनी वर्कशॉप को लॉन्च ही करने वाली थी कि समहाउ आई डोंट नो, कुछ ऐसा हुआ कि मुझे अगले 3 से 4 महीने तक साइकाइट्रिस्ट के चक्कर लगाने पड़ गए। तो मैं ठीक हो गई अप्रैल तक। फिर से मैंने सोचा कि नहीं, अब फिर से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना है। मैंने फिर से उस पर काम करना शुरू किया। मैंने अपनी वर्कशॉप को लॉन्च किया एंड सक्सेसफुली मैंने 7 से 8 वर्कशॉप्स की इंडिपेंडेंटली दिल्ली एनसीआर में जितने भी कोवर्किंग स्पेसेस हैं वहां पर जाकर के, एंड आई वाज डूइंग प्रीटी वेल। अब चैलेंज ये था कि किस तरीके से सरवाइव करना है, किस तरीके से इस जर्नी को कंटिन्यू करना है, अगले 5 साल या 10 साल इससे कैसे अर्न करना है, कैसे इसको प्रोफेशन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं सैटरडे संडेज को फ्री ऑफ कॉस्ट वैसे भी कर रही हूँ, मैं करती रहूंगी। मीनवाइल मैं कोई छोटा सा जॉब देख लेती हूँ सो दैट मेरी सर्वाइवल में हेल्प हो सके, ताकि मैं अपने पापा से पैसा ना लूँ। और आपको ट्रेनिंग इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए वैसे भी बहुत एडवर्टाइज करने के लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, खुद को ये दिखाने के लिए
पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाती हूँ, मुझे थोड़ा-सा एक्सपीरियंस भी मिलेगा, एक्सपोज़र भी मिलेगा, मैं कुछ ना कुछ सीखूँगी और क्या पता मुझे वहाँ भी बोलने की अपॉर्च्युनिटी मिल जाए। तो बस इसी से मैंने सोचा कि ठीक है, मैं कोई जॉब देखती हूँ और जॉब करती हूँ। और घर वालों को भी थोड़ी-सी खुशी होगी कि हाँ, चलो कुछ तो बेहतर करे, क्योंकि बैठे रहना फ्री में सिर्फ सैटरडे संडे जाकर के वो 2 घंटे 4 घंटे का फ्री में टॉक डिलीवर करना, कुछ भी पता ही नहीं उसके आसपास की अभी क्या नेक्स्ट। तो घर वालों को भी ये लगता था कि अब इसे जॉब करना चाहिए, बीटेक पास करके 2.5 साल हो गया अब तक बैठी है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, जॉब देखते हैं। अब जॉब देखने में फिर से चैलेंज ये था कि 2.5 साल ऑलरेडी मैं घर पे बैठी हुई थी, अब मुझे जॉब टेक्निकल फील्ड में देगा कौन? अब एरोस्पेस फील्ड में मैं एंटर कर ही नहीं सकती थी। तो फिर मैंने सेल्स, एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर किसी को भी जॉब मिल जाता है, भले आपने 12th पास किया है या आपके पास कोई भी डिग्री है। तो मैं सेल्स वाली फील्ड में मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया और समहाउ बहुत सारे स्ट्रगल के बाद मुझे एक जॉब मिल गया एज अ सीनियर काउंसलर। आई वाज वेरी हैप्पी कि सीनियर काउंसलर, नाम से ही लगता है कि आपको काउंसलिंग करने को मिलेगा 1-to-1। आई वाज वेरी हैप्पी कि ठीक है, ये तो वही जॉब है जो मैं कर रही हूँ, मैं अपनी जॉब को भी कर रही होंगी, मुझे पैसे भी मिल रहे होंगे, सैटरडे संडे मेरा वो काम भी चल रहा होगा जो मैं फ्री में वर्कशॉप्स कर रही होती हूँ दिल्ली एनसीआर में। तो बस इसी से मैंने वो जॉब को ज्वाइन कर लिया। लेकिन मेरा पर्पस कभी ये नहीं था कि मैं जॉब से अर्न करना चाहती हूँ, जॉब में स्टेब्लिश होना चाहती हूँ। तो मैंने वो ट्रेनिंग को अटेंड किया, जो उनकी 3 दिन की ट्रेनिंग थी। मैं वहां पर गई और वहां जाकर के मुझे पता चला कि उनका जो वीकेंड्स है वो भी वर्किंग है। मतलब उनका सिर्फ वीकडे में एक फिक्स डे ऑफ है, ट्यूसडे ऑफ है, बाकी सारे डेज वर्किंग है। अब बहुत सारी मेहनत के बाद मुझे ये जॉब मिला था। तो मैंने ट्रेनिंग तो अटेंड किया और ट्रेनिंग के बाद मैं पहले दिन अपने जॉब में गई, गाजियाबाद में मेरा जॉब था। मैं सिर्फ एक दिन मैंने वो जॉब किया वहाँ ऑफिस में बैठ करके। मुझसे मेरी आत्मा बार बार सवाल पूछती थी, झकझोरती थी कि जॉब क्यों, अभी अभी जॉब क्यों, ये तो सैटरडे संडे यहाँ एंगेज रहने वाली हो, मतलब कैसे 10 से 7 तुम्हें यहाँ आना है और 10 से 7 यहाँ आकर के सीनियर काउंसलर की जो प्रोफाइल थी वो सिर्फ सुनने में बहुत ही फैंसी लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन काम कुछ एक्चुअली कॉलिंग का था और बेसिकली आपको एडमिशंस को बिजनेस में कन्वर्ट करना था। हालांकि वो मेरे लिए कोई बुरी बात नहीं थी, ठीक है, काम काम होता है, कैसा भी हो मैं कर लूंगी। लेकिन चैलेंज ये था कि मेरा पैशन छूटा जा रहा था, मेरे अंदर जो कीड़ा था जो मुझे जिंदा रख रहा था वो छूट रहा था। लेकिन वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि मैं अपने सर्वाइवल के लिए अर्न करूं या मम्मी पापा को एक इस टाइटल से खुश करूं कि उनकी बेटी जॉब कर रही है प्लस अपने पैशन को जी रही है। सो मैंने उस जॉब को क्विट कर दिया। बहुत सारे लोगों ने इसको ये समझा कि शायद ईगो है या कंपेयर कर रही है, ब्ला ब्ला, बहुत कुछ समझा, जिसको जो लगा सभी ने वो अपने अपने फीडबैक दिए। अब तक ये जो 2.5 साल की जो जर्नी रही है बीटेक के बाद, किसी के भी पेरेंट्स से परेशान हो जाते कि क्या करना चाहती है जिंदगी में। कितनी बार तो अपने इसने प्रोफेशन चेंज किया, कितनी बार तो ये अपने जॉब को स्विच करिए, शिफ्ट करिए, करना क्या चाहती। मम्मी बहुत ही निराश और हताश होकर के वो मुझसे मिलने आई और जो जो हताशा और जो निराशा मैंने उनके चेहरे पर देखी वो मुझे बहुत दुख दे रही थी। वो मुझे ये फील करा रही थी कि शायद मैं लायक बेटी नहीं हूँ। क्या फायदा इनके इतने सारे संघर्ष का, इतने सारे स्ट्रगल का, इन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए इतना सारा स्ट्रगल किया। ये लोग कानपुर में 6-7 साल मम्मी पापा अलग अलग रहे सिर्फ मुझे पढ़ाने के लिए। पापा वहाँ गांव में खुद से रोटी बनाया करते थे और मम्मी मुझे और मेरे भाई को लेकर के कानपुर में किराए के छोटे से कमरे में रहा करती थी। तो ये जो संघर्ष भरा है ये जीने नहीं देता था। मुझे लगता था नहीं रे, कर कुछ भी हो जाए। तो मैंने समाउ सोचा कि नहीं, सिर्फ मम्मी के चेहरे पे खुशी लाने के लिए मैंने फिर से जॉब सर्च शुरू कर दिया। और फिर बहुत सारे संघर्ष के बाद फिर से मुझे एक जॉब मिला। मैंने एक दिन में 3 इंटरव्यू दिए और तीनों इंटरव्यू को क्वालिफाई किया और एक जॉब को मैंने ज्वाइन किया। अब यहाँ पर संडे ऑफ था। आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है, संडे ऑफ है, अब मैं संडे में अपनी वर्कशॉप भी कर रही होंगी। मतलब वर्कशॉप अगर नहीं भी कर रही होंगी तो कम से कम मैं उन लोगों को सुनती तो रहूं जो लोग मुझे जिंदा रखते हैं। सुनती रहूं का मतलब जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश स्पीकर है, ट्रेनर है, कोचेस हैं, जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, जब मैं उन्हें सुनती हूँ तो मुझे भी लगता है कि हाँ मैं अभी जिंदा हूँ। तो इसी आशा और उम्मीद से मैंने वो जॉब ज्वाइन कर लिया और कुछ ऐसा हुआ कि ठीक 50 दिन में मुझे उस जॉब से निकाल दिया गया। अब ये वो वक्त था जहां पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई भी हो शायद उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा। एक जो पेरेंट्स का जो
जो दौर रहता है, जो उनके एक्सपेक्टेशंस, जो उनकी उम्मीद, जो उनके सपने जो इतनी बार टूटकर बिखरते हैं, वो जो दर्द दिल में रहता है वो नहीं बता सकती, मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकती उसे। बहुत परेशान थी कि अब एग्जैक्टली करने क्या वाली हूँ, क्या मैं फिर से ये जॉब सर्च में भागूंगी, या मैं फिर से वो पैशन खेलूंगी, या मैं एग्जैक्टली क्या करने वाली हूँ। मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। फेब एंड तक इसी कंफ्यूजन में रही और इसी परेशानी में रही, तब तक ये कोविड पैंडेमिक एंटर कर गया। लोग कोरोना से लड़ रहे थे, तो मार्च से लेकर के ये जो जुलाई तक के जो मेरा टाइम रहा है, अब ये फिर से ये वही टाइम था, ये वही फेज था जो मैंने ऑलरेडी 1 साल पहले 2019 में तब जी लिया था, जब मैं अपनी वर्कशॉप को लॉन्च करने वाली थी। मुझे नहीं पता मैं फिर से क्यों इस फेज में एंटर की। अब की बार सिचुएशन और भी ज्यादा बदतर थी। मैं कैसे रिएक्ट करती, कैसे बात करती, मैं अपने पेरेंट्स से वो सारी चीजें बोलती जो शायद मैं भूल जाया करती बोलने के बाद। मैं किसी भी कोने में बैठी रहती, मैं खुद से पूछती मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, मैं क्या कर रही हूँ। मेरा मानसिक संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ चुका था। मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं कर क्या रही हूँ एग्जैक्टली, मैं कहाँ। लोग मुझे जज करते, लोगों ने पूरी तरह मान लिया था ये पागल हो चुकी है। जिस तरीके की मेरी हरकतें रहा करती थी, उस तरीके से लोगों को लगता था कि पूरी तरीके से पागल हो चुकी है। पेरेंट्स ने भी कहीं ना कहीं हार मान ही ली थी कि ठीक है, अब तो या तो ये जिएगी, या फिर ये मरेगी, या फिर ये पागल खा जाएगी। ठीक है, चैलेंज थे, लिखती थी, किससे शेयर करूं ये बातें, किसको बताऊं कि मैं किस पेन, किस सफरिंग से गुजर रही हूँ। कौन है सुनने वाला, कौन बिलीव करता है इन बातों पर, कोई नहीं करता। ठीक है, लिखती थी, जो लोग बातें कहते थे वो भी लिखती थी। लिखते एहसास हुआ कि अब तो मेरे पास सचमुच खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। लोग पागल कहते हैं, ठीक है, सोसाइटी जज करती है, ठीक है, मैंने सारे सपने तोड़ दिए पेरेंट्स के, ठीक है, सब कुछ चला गया, मैं हार गई, मैं फेल हो गई। मैं इतनी बार फेल हुई हूँ इस 24 साल की उम्र में, जितनी बार शायद मैं ये नहीं कहूंगी कोई नहीं हुआ होगा, लोग होते हैं, मेरी नजर में शायद इतनी बार अभी तक कोई फेल नहीं हुआ है। तो डिसाइड किया समाउ अगस्त में कि नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं अब फिर से मैं शुरू करूंगी, कैसे भी करके मैं शुरू करूंगी, और मैं फिर से दिल्ली जाऊंगी और फिर से जाकर के अपनी जर्नी को शुरू करूंगी। ये जो 6 महीने जो मैंने, ये जो लंबा वक्त है जो अपना घर पे गुजारा है, मेरे घर में ये डिसाइड हो चुका था कि मेरा सामान लेकर के अब वापस से घर में आना है, इसको यहीं रखना है, इसी कमरे में बंद करके, और अगर ये ठीक रही तो शादी कर देंगे, नहीं ठीक रही तो भगवान भरोसे, हाँ चल रहा है जो कुछ चल रहा है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड किसी भी तरीके से वापस से लाइफ में एंटर की, और 25 अगस्त 2020 मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं दिल्ली जाऊंगी, और अकेले अपना बैग फिर से पैक किया, कोई भी नहीं था, रूम ढूंढा, शिफ्ट हो गई, रहने लगी, और अपने सफर को शुरू करने की हिम्मत और साहस और हौसला जुटाया कि अब चाहे जो हो जाए, हारूं या पास हूं या फेल हूं, फर्क नहीं पड़ता, लोग जज करते हैं, फर्क नहीं पड़ता। रही बात सर्वाइवल की, तो मैं कुछ भी करके अर्न कर लूंगी। अगर मुझे टॉयलेट भी क्लीन करना पड़ा ना, तो वो भी मैं गौरव और सम्मान के साथ क्लीन करके खुद को पेट भर लूंगी। अब इसका मतलब ये नहीं था कि पेरेंट्स सर्वाइवल के लिए नहीं देना चाहते, ऑफ कोर्स वो देना चाहते हैं, पर मेरे लिए ये है कि मुझे बस किसी भी तरीके से खुद के पैरों पर खड़ा होकर के खुद को प्रूफ करना है कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ लोगों के ताने सुन करके कि एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं। और ये बहुत पेनफुल होता है जब आपके अंदर वो पोटेंशियल, वो पार, वो सब कुछ है जो होना चाहिए, लेकिन आप किसी भी तरीके से उसको बाहर नहीं प्रूफ नहीं कर पा रहे, दुनिया वालों को नहीं दिखा पा रहे कि हाँ आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो ये मैं बस अंत करना चाहती हूँ अपनी बात का। तो ये जो आज की जो थीम है 0 to 1, मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार जीरो देखे, मैं बहुत बार अपनी लाइफ में जीरो पर गई हूँ, लेकिन मैंने जीरो से फिर से खड़े होने का साहस किया है। मैं ये नहीं कहती कि मैं आज इस स्टेज पे खड़े होने डिजर्व भी करती हूँ, या फिर यहाँ मुझे बुलाया गया ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है, शायद मैं डिजर्व नहीं करती। बस मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि अब ये जो शून्य से शिखर तक का सफर तय करने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, जो साहस, जो हिम्मत, जो हौसला, जो जज्बात की जरूरत पड़ती है, अब कहीं ना कहीं वो मैंने जुटा लिए हैं, और ये मेरे लिए काफी है ये शून्य से शिखर तक का सफर तय करने के लिए। मैं उस शिखर पे पहुंचूं या ना पहुंचूं मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं इस सफर को तय करने में जो इंसान बनना चाहिए मैं वो बन चुकी हूं, और मैं इसमें खुश हूं, और अपनी जर्नी को फिर से स्टार्ट करने की पूरी कोशिश कर रही हूं।
Thank you so much, ladies and gentlemen, for being such an amazing audience. Thank you so much.